हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ देव, स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेक अपडेट एंड एजुकेशन पर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि तुम लोग का मॉडल सेट 1 जारी हो चुका है, तो अगर अभी भी तुम लोग डाउनलोड नहीं किए हो तो जेक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और डाउनलोड कीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से भी मॉडल सेट पेपर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11 मॉडल सेट 1 बायोलॉजी बायोलॉजी के ऊपर होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉसेस along with lichen are of great ecological importance because लाइकेन जो है वो मोसेस के साथ मिलकर हमारे पारिस्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? ऑप्शन नंबर पहला हम लोग देख लेते हैं। दे कोलोनाइज बैरन रॉक्स एंड डिकम्पोज रॉक। वे बंजर चट्टानों पर बस जाते हैं और चट्टानों को विघटित करते हैं। विघटित करना मतलब होता है सड़ाना, गलाना या तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, या इसलिए कि वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। वही हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल ससन, या इसलिए कि परिस्थिति के उत्तराधिकारी में योगदान करते हैं। तो आपको सुनने से ही लग रहा होगा ये तीनों मिलकर इम्पोर्टेंस है, ये तीनों इम्पोर्टेंस है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 प्लांट किंगडम चैप्टर से है, पादप जगत से है। आपको मैं हमेशा बता दूं कि मैं बायोलैंग्वेज ही पढ़ाऊँगा, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? जेमे आर एसेक्सुअल बर्ड्स व्हिच originate from small receptacles called gemma cups. These are found in जिमा एक्चुअली में आलैंगिक कलिका होते हैं जो छोटे छोटे पात्रों से उत्पन्न होता है, जिन्हें जेमा कप कहा जाता है। ये पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो मार्चेसिया में पाया जाता है। तो मार्चेसिया जो है वो किसका मेंबर है? तो जस्ट एल्गी के बाद, मतलब थैलोफाइटा के बाद, ठीक है। तो क्या होता है? ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा के ही मेंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर याद कर लीजिएगा आप लोग। मार्चेसिया, मार्चेसिया के स्पेशल पिकुलियर कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ जेमा कप। बिल्कुल लगेगा कि पत्ती के दोना जैसा बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर एस्कोमाइसिट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कोमाइसिट्स के लिए गलत है? आपको पता ही है कि ये कवक फंजाई का एक टाइप है, कैटेगरी है। इसके बारे में कौन गलत है, पढ़ते हैं सब। ऑप्शन ए, एस्कोमाइसिट्स कंसिस्ट ऑफ वेरियोजली पिगमेंटेड मोल्ड्स। यह विभिन्न प्रकार के रंगीन फफूंदों का बना है। ऑप्शन बी, थैलस ऑफ एस्कोमाइसिट्स हैज एक्सेप्टेड अनब्रांच्ड हाइफियो। इनका थैलस बिना डिवाइडेड किए होता है और बिना ब्रांच वाला कवक जाल का होता है, मतलब फंगस के वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मैच नहीं कर रहा है, इससे आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सी, इन एस्कोबोलस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अक्रॉस बाय स्पर्माटाइजेशन। एस्कोबोलस में लैंगिक प्रजनन शुक्राणुओं द्वारा। ये सही बात है भाई। ऑप्शन डी, प्रोसेस ऑफ कैरियोगेमी इज डिलाइड टू स्टार्ट डाइकरियोफेज। कैरियोगेमी की प्रक्रिया में देरी होते हैं जिससे डाइकरियोफेज शुरू होता है। आपको पता है कि कैरियोगेमी क्या है? तो न्यूक्लियस को डिवाइड होना कैरियोगेमी हो गया।
मतलब केंद्रक का बंटना कैरियोगमी हो गया, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्मा का बंटना क्या हो गया, प्लाज्मागेमी। यही दोनों देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। बायोडाइवर्सिटी को सबसे अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, occurrence of the number and types of organisms. Option B, species and ecosystem of a region. Option C, variety of life in a ecosystem. Option D, totality of genus, species and ecosystem of a given region. तो आप लोग देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी किसी दिए गए क्षेत्र के जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्रों के कुल योग को ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी जीव विविधता कहते हैं। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज। बायोडाइवर्सिटी को सबसे अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, occurrence of the number and types of organisms. Option B, species and ecosystem of a region. Option C, variety of life in an ecosystem. Option D, totality of genus, species and ecosystem of a given region. तो आप लोग देखिएगा, तो ऑप्शन डी में सबको जमा कर दिया है। किसी दिए गए क्षेत्र के जीन, प्रजाति और पारिस्थितिक तंत्रों के कुल योग को ही क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी जीव विविधता कहते हैं। यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBM। आपको याद करा दे कि पौधों और जंतुओं के लिए, प्लांट्स और एनिमल के लिए नोमेनकल्चर का काम देखने वाला दो ऑर्गेनाइजेशन है, ICBN और ICZN। बी होगा तो बोटानी कर दीजिएगा, जेड होगा तो जूलॉजी कर दीजिएगा। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनकल्चर एंड ICZN का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। तो कह रहा है कि जो ICBN के रूल के विरुद्ध है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, हैंड रिटेन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड। हमने पढ़ा है कि जब भी हम साइंटिफिक नाम को लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन करते हैं। उदाहरण के लिए मैं इंसान के साइंटिफिक नाम को लिखना चाहूँगा। इंसान के साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो जब भी हम इस तरह के मतलब साइंटिफिक नाम को लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे अंडरलाइन देते हैं। तो बोल रहे हैं क्या हमें नीचे अंडरलाइन देते हैं, क्या ये सही है, अंडरलाइन देना चाहिए? तो जी हाँ, ए ऑप्शन सही बोल रहा है। ऑप्शन बी को हम लोग पढ़ लेते हैं। एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनेटिक नेम एंड ए स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी सही बोल रहा है। कोई भी हम लोग साइंटिफिक नेम को हम लोग जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग जीनस लिखते हैं। जैसे होमोसिपियंस में होमो हमारे क्या होगा, जीनस हो गया, और सेपियंस क्या हो गया, स्पेसिक हो गया। तो क्या यह सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या बोल रहा है, साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटालिकाइज्ड। बोल रहा है कि जब हम साइंटिफिक नाम को लिखते हैं तो हमें जब भी हम टाइप करके लिखते हैं इसको, तो वो मतलब लैटिन में होना चाहिए और तिरछी होना चाहिए, इटालिक होना चाहिए। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये सही बोल रहा है। ऑप्शन डी को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। जो बोल रहा है कोई भी साइंटिफिक नेम्स जो स्टार्ट होता है तो वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो क्या डी ऑप्शन सही बोल रहा है? तो
ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम कोई भी साइंटिफिक नाम को लिखेंगे तो हमारा कैपिटल लेटर से होना चाहिए, ना कि स्मॉल लेटर से। तो इसीलिए ये डी गलत बोल रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनें, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। नोटोकार्ड इज एक्टोडर्मली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर। नोटोकार्ड एक्टोडर्म से व्युत्पन्न छोर जैसी संरचना होती है। क्या बोल रही है? नोटोकार्ड एक्टोडर्म से व्युत्पन्न छोर जैसी संरचना होती है। नोटोकार्ड क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सभी रीढ़ वाले जीवों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए गाय, कुत्ता, इंसान। इंसान भी एक जानवर ही है भाई, ठीक है। तो जब ये जीव माँ के गर्भ में रहते हैं, तब जब वो भ्रूण अवस्था में रहते हैं, भ्रूण अवस्था मतलब जब वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, जब वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, तो रीढ़ की जो हड्डी होते हैं वो बहुत ही लचीला होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? छड़ जैसी होती है। बस उसी को नोटोकार्ड बोलते हैं, ठीक है। और एक्टोडर्म किसको बोलते हैं? एक्टोडर्म, इसे हम बाहरी त्वचा भी कहा जाता है, इसे बाहरी त्वचा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इससे इससे दांत बनते हैं, नाखून बनते हैं, बाल बनते हैं, ठीक है। तो ये पहला हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है? नोटोकार्ड एक्टोडर्म से व्युत्पन्न छोटी सी संरचना है। यानी नोटोकार्ड जो है, यानी रीढ़ की जो हड्डी है, ठीक है, वो एक्टोडर्म से बनता है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। नोटोकार्ड तो आंतरिक आंतरिक संरचना है ना, वो शरीर के अंदर बनता है। तो हम कैसे मान ले कि ये एक्टोडर्म से बनता है? तो हमारा जो है ए नंबर बिल्कुल गलत हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए, क्योंकि हमें गलत चुनने को बोला था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, in an inflorescence where flowers are borne laterally in an acropotal succession, the position of the youngest floral bud shall be। बोल रहा है कि एक पुष्पक्रम में जहाँ फूल पार्श्वीय रूप से एक्रोपोटल अनुक्रम में उत्पन्न होते हैं, सबसे युवा फूल की कली स्थिति होगी। एक्रोपोटल अनुक्रम में क्या होता है? जैसे ये फूल की डाली हो गया, फूल सबसे पहले यहाँ उत्पन्न होगा, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। तो आप मुझे बताइए, सबसे जुबा और सबसे ताज़ा फूल कहाँ स्थित होगा? तो सबसे जुबा और सबसे ताज़ा फूल यहाँ स्थित होगा, यानी डिस्टल में स्थित होगा, दूर में स्थित होगा, है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डिस्टल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एक्टिनोमॉर्फिक आर बिलेटरली सिमेट्रिकल फ्लावर्स। ऑप्शन बी, जाइगोमॉर्फिक आर रेडियली सिमेट्रिकल फ्लावर्स। ऑप्शन सी, आइसोमेट्रिक आर इरेगुलरली सिमेट्रिकल फ्लावर्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइए क्या होने वाला है? 9 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। 9 का सी होने वाला है, आइसोमेट्रिक आर इरेगुलरली सिमेट्रिकल फ्लावर्स। ये स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डिफरेंटिज प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल्स। प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करने वाला कौन सा यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी लग रहा है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, लार्ग वैक्यूल प्लास्टिड एंड सेल वॉल। ऑप्शन बी, सेल वॉल प्लास्टिड एंड सेंट्रियोल। ऑप्शन सी, सेल वॉल प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी, सेल मेम्ब्रेन प्लास्टिड एंड सेल वॉल।
सोच के बताइए ऑप्शन क्या होगा। कौन जो है वो पौधों के कोशिकाओं को पशु कोशिकाओं से अलग करता है। मतलब ये है कि प्लांट के सेल को एनिमल सेल से अलग करता है। तो हो गया नंबर 1। याद रखिए प्लांट में वैक्यूल्स बड़े बड़े होंगे, कम होंगे, लेकिन हम लोगों में एनिमल्स में वैक्यूल्स छोटे छोटे होंगे और ज़्यादा होंगे। प्लांट में प्लास्टिड होता है, हम लोगों में नहीं होता है। प्लांट में सेलुअल होता है, हम लोगों में नहीं होता है। इसीलिए क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। द मोस्ट abundant lipid in the cell membrane is। कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड है, तो कौन सा होगा? फास्फोलिपिड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फास्फोलिपिड। ये तो वन लाइनर है भाई, ठीक है, डायरेक्टली टीका लगाना है। कौन होगा? फास्फोलिपिड सबसे ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन मिलने वाला लिपिड है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। एंजाइम कैटालाइट्स differ from inorganic catalytes in which way। एंजाइम उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, ये हम लोग को बताना है। पढ़ते हैं फिर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम कैटालाइट्स आर स्मॉलर इन साइज एंड लेसर इन वेट इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक कैटालाइट्स। एंजाइम उत्प्रेरक आकार में छोटे, भार में हल्के होते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या क्या आ रहा है, किस प्रकार भिन्न होते हैं। मतलब जो पॉइंट कंट्राडिक्ट करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमको दम नहीं लग रहा है। ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, इनऑर्गेनिक कैटालाइट्स कैन वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर बट एंजाइम कैटालाइट्स कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्यू एंजाइम। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान पर कुशलता से कार्य कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम उत्प्रेरक नहीं, कुछ को छोड़कर। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इनऑर्गेनिक कैटालाइट्स कैन वर्क इफिशिएंटली हाई प्रेशर बट एंजाइम कैटालाइट्स कैन नॉट। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च दबाव पर कुशलता से कार्य कर सकते हैं, लेकिन एंजाइम उत्प्रेरक नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, बोथ बी एंड सी। बी नंबर वाला भी हमारा सही बोल रहा है और सी नंबर वाला भी हमारा सही बोल रहा है। टेम्परेचर प्रेशर दोनों पर काम कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। द लॉक एंड की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स द इंटरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम molecule with a specific substrate molecule। लॉक एंड की अवधारणा किसी विशेष एंजाइम अणु और विशिष्ट सबस्ट्रेट अणु के बीच अंतक्रिया को समझाती है। बात गलत है या सही है, ये सिर्फ बताना है। तो ये सही बात है। कैसी बात है? ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। Question number 14. The common phase between aerobic and anaerobic modes of respiration is। श्वसन की वायवीय और अवायवीय विधियों के बीच समान चरण है। मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों में मिलेगा, आपको ये दिमाग में रखना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ईएमपी पाथवे। कौन हो जाएगा? बी, जिसको और क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। एम्बेडेड मेयर हब पाथवे। ईएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर ईएमपी का फुल फॉर्म क्या होगा? इसे हो जाएगा साइंटिस्ट सबका नाम, इसे हो जाएगा एंडवेन हो जाएगा। ठीक है, एम से क्या हो जाएगा? मेयर हब। ठीक है, और पी से क्या हो जाएगा? एंडवेन मेयर हब पाथवे। पी से क्या हो जाएगा? पाथवे हो जाएगा। तो ईएमपी को क्या बोलते हैं?
ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। द डॉग kept overnight in warm weather becomes soft and spongy due to। गर्म मौसम में रात भर रखा गया आटा नरम और स्पंजी हो जाता है। क्यों, किसके चलते, क्या कारण है? बिल्कुल सिंपल है भाई, फर्मेंटेशन के चलते, किण्वन के चलते। आपको बता दे, यहाँ पर रिपीट करा दे कि फर्मेंटेशन जो है हमारा वो कैसा रिएक्शन है? एनारोबिक रिस्पिरेशन या एनारोबिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसके कारण? किण्वन के कारण। ठीक है, किसके कारण? फॉर्मेंटेशन के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। इन photosystem 2 active chlorophyll is। फोटोसिस्टम 2 में जो क्लोरोफिल एक्टिव होता है उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए P680। यहाँ ये जो है फोटोसिस्टम 2 में क्लोरोफिल सबसे एक्टिव रहता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। photosynthesis in C4 plants is relatively less limited by atmospheric CO2 because C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय CO2 से अपेक्षाकृत कम सीमित होता है। क्योंकि क्यों, क्या कारण है? ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, हमको इसमें रीजन बताना है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए, सीओटी को बंडल शीत कोशिकाओं में प्रभावी रूप से पंप किया जाता है। ठीक है, इफेक्टिव वे में। किस वे में? इफेक्टिव वे में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोट्रोपिज्म। कौन सा हार्मोन प्रकाश विभिन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए, फोटोट्रोपिज कहने का मतलब है कि सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आपके प्लांट में कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा हो तो वो फोटोप्रिज्मा हो गया। इसमें हेल्प करने वाला हार्मोन कौन सा है भाई? तो हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन, क्या नाम है उसका? ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन दुनिया का सबसे पहला सिंथेसाइज्ड प्लांट हार्मोन है। याद रखिएगा, प्लांट हार्मोन को ही फाइटो हार्मोन भी कहते हैं या पादप हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच प्लांट हार्मोन ओवरकम्स द नेचुरल dormancy of buds, tubers and seeds and allows them to grow। कौन सा पौध हार्मोन कलियों, कंदों और बीजों के प्राकृतिक सुप्तावस्था को समाप्त कर उन्हें बढ़ने की अनुमति देता है? कौन सा पौधे का हार्मोन फूल की कली, कंदों और बीजों को प्राकृतिक सुप्त अवस्था को, मतलब कुछ देर के लिए इनएक्टिव रहते हैं, उनको समाप्त कर उन्हें बढ़ने की अनुमति देता है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जेब्रेलिन। कौन सा हार्मोन? जेब्रेलिन, इंपॉर्टेंट हार्मोन आप लोग पढ़े होंगे। ऑक्सिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन और नया खोज है, बताइए जल्दी से। फ्लोरोजन। एक और हार्मोन जुड़ गया है पौधों के हार्मोन
प्लांट का हार्मोन फ्लोरोजिन, नाम ही फ्लोरोजिन, इससे पता चलता है ये फ्लावर्स को प्रमोट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन सोर्स demonstrates that leaf abscess is oxygen and apical dominance is dash by oxygen। ऑक्सीजन स्रोत को हटाने से यह प्रदर्शित होता है कि पत्ती का अलगाव ऑक्सीजन द्वारा डैश किया जाता है और शीर्ष प्रभुत्व ऑक्सीजन द्वारा डैश किया जाता है। तो इसका ऑक्सीजन होगा हमारा डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। बाधित किया जाता है और बढ़ावा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है? पहला ब्लैंक में ही हो जाएगा बाधित होना और दूसरा ब्लैंक में हो जाएगा बढ़ावा देना। ठीक है, ऐसे आप लोग नीचे भी आंसर दिया रहेगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन सकती है, इसलिए इस वीडियो को पार्ट 2 में ख़त्म करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो मैं मिलता हूँ पार्ट 2 में, तब तक के लिए मैं जाने की इजाज़त चाहूँगा।